तो चलिए आइए दोस्तों, हम जो है एनपीओ के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो है एडजस्टमेंट सीख ली थी कि कौन कौन सी टाइप की जो है एडजस्टमेंट की जाती है, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के आइटम्स होते हैं उन पे किस किस पे एडजस्टमेंट की जाती है और कैसे कैसे जो है की जाती है, वो हमने अच्छे से सीख लिया है। अब एक ही हमारे जो है वो स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट्स के अंदर रह रहा है, वो है बैलेंस शीट, एक पोजीशन स्टेटमेंट। उसको हम जो है इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। फिर अगली वीडियो में हम जो है फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे पूरे, कि किस टाइप से जो है एनपीओ के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ उसको शेयर करें। इन फ्यूचर आगे जो है एनआईएस से और रिलेटेड जो सब्जेक्ट होंगे उसकी भी जो है वीडियोज़ आपको ज़रूर इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ उसको शेयर करें। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बैलेंस शीट। सुना सुना नाम है। फाइनल अकाउंट के चैप्टर में हमने बैलेंस शीट को अच्छे से कवर कर लिया था, क्योंकि हर क्वेश्चन बैलेंस शीट से रिलेट होते ही थे। उसमें भी हमें ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होती थी। एक बैलेंस तीन तीन अकाउंट में जो है, हालांकि ये जो स्टेटमेंट है मैं ऐसे ही आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, वो एडजस्ट हो जाते थे, वो हमने करा था। ये आपको जो है इस टॉपिक को सीखने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो है एक ये अच्छे से टॉपिक सीख रखा है, ठीक है। तो इसको सीखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक फॉर्मेट आपको पता होगा, फॉर्मेट बनाया जाता है, ठीक है। इसमें कोई साइड नहीं होती, कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती। बस आप देख लीजिए, लेफ्ट साइड हमारी जो है सारी बिजनेस की लायबिलिटीज़ को लिखा जाता है। जो बिजनेस की सारी लायबिलिटीज़ होती है, आपको लग रहा है कि बिजनेस बोल रहा हूँ, एनजीओ अब हम कर रहे हैं, एनपीओ कर रहे हैं, तो एनपीओ की जो भी लायबिलिटीज़ होंगी कि आगे उसको पे करनी है, ठीक है, तो वो उसको लिखी जाएगी और यहाँ पे उसका अमाउंट लिखा जाएगा। फिर आपका जो है राइट साइड में एसेट लिखे जाएंगे, जो भी एनजीओ के एसेट होंगे उसको जो है लिखा जाएगा। बहुत ही आसान है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। आपको इतना देखना है कि कौन सी लायबिलिटी है उसको लिखा जाएगा, कौन सा एसेट है उसको लिखा जाएगा, ठीक है। ऊपर वही आपका वही ऐसे जैसे फॉर्मेट में लिखा जाता है था, बैलेंस शीट ऑफ, यहाँ पे एनजीओ का नाम एज ऑन लास्ट डेट जो है लिखी जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है फॉर्मेट बनाया जाता है। अगर आपने क्वेश्चन भी नहीं किया तो सिर्फ फॉर्मेट ही बना दिया, उसका भी 1 मार्क्स आपको मिलता है। इतना फ़ायदा होता है इस फॉर्मेट का, ठीक है। तो फॉर्मेट आप याद कर लीजिए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहाँ पे बनता है, ठीक है। जो एनजीओ की लायबिलिटीज़ होंगी, आपको लग रहा है कल को उसको एनजीओ को पे करनी है, तो लायबिलिटी साइड लिखी जाएंगे, और जो एनजीओ के एसेट होंगे तो वो एसेट साइड जो है लिखे जाएंगे। एसेट आपको पता होंगे, एसेट के टाइप मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए थे। हम फाइनल अकाउंट का जो चैप्टर कर रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो मैंने आपको अच्छे से करा दिए थे। उसमें आपको एसेट पता होगा, सारे एसेट जो भी आपको लग रहा है तो वो आपके जो है बैलेंस शीट में आ जाएंगे। लाइक अगर हमने पढ़ा होगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, बहुत ही एसेट हमने खरीदे थे, उसमें हमने फर्नीचर खरीदा था तो फर्नीचर यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। हमने बिल्डिंग खरीदी थी तो बिल्डिंग भी एसेट है, तो एसेट साइड जो है इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट मान लीजिए हमने खरीदा था तो इन्वेस्टमेंट जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। हमने फिक्स डिपॉजिट का पढ़ा था, तो फिक्स डिपॉजिट भी एसेट है हमारा, तो वो भी यहाँ पे जो है आ जाएगा। कैश के बैलेंस होते थे, कैश इन हैंड रिसीट पेमेंट में हमने पढ़ा था, तो वो भी एसेट है। कैश एट बैंक एसेट है, तो सारा कुछ हमें जो है एसेट साइड मिल जाएगा, ठीक है। सारा कुछ हमें जो है एसेट साइड लिखना है अगर हमें लग रहा है कि हमने एसेट खरीदा है। और हमने आउटस्टैंडिंग के बारे में पढ़ा था, कोई सब्सक्रिप्शन हमारी आउटस्टैंडिंग होती थी, ठीक है। हमने बहुत रिसीट पेमेंट अकाउंट में देखा था कि आउटस्टैंडिंग का भी हमें गिवन होता था, एडवांस का भी गिवन होता था। और कोई इनकम आउटस्टैंडिंग हो तो एसेट है हमारे लिए, भाई एक ऐसी इनकम जो हमें अभी मिलेगी तो एसेट है। एक्रूड हुई तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अगर हो तो वो भी जो है लिखी जाती है एसेट साइड में, ठीक है। कोई इंटरेस्ट मिलने वाला हो, एक्रूड हो इंटरेस्ट, तो वो भी एसेट है। एक्रूड इंटरेस्ट हो गया, वो भी जो है इसमें लिखा जाएगा, ठीक है। और कोई प्रीपेड एक्सपेंस हो गए तो वो भी इसमें लिखे जाएंगे, जैसे कि प्रीपेड इंश्योरेंस हमने भर दिया, ठीक है। और प्रीपेड रेंट हमने पे कर दिया पहले ही, एडवांस। प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस कोई खर्चे हो गए, तो वो भी जो है एसेट साइड सारे लिखे जाएंगे, ठीक है। जो भी आपको लग रहा है एसेट है वो एसेट साइड लिखे जाएंगे। ये कुछ एग्जांपल मैंने लिख दिए, बाकी बहुत से ऐसे एसेट होते हैं, आप सर्च करेंगे एनपीओ के लिए तो बहुत से आपको जो है एसेट मिलेंगे। फिर बात करते हैं लायबिलिटीज़ की। जो भी आपको लग रहा है लायबिलिटीज़ है तो वो लायबिलिटी साइड जो है लिखी जाएंगी। जैसे कि आउटस्टैंडिंग, कोई जैसे कि आपकी बुक में रेंट आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है,
कोई रेंट ऐसा है जो आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, सॉरी एनजीओ के लिए आगे को देना है, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया तो वो लिखा जाता है, ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन हमने दे दी, ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब एनजीओ के लिए तो लायबिलिटी है भैया, उसका थोड़ी ना डेट ड्यू हुई है, उसने तो डेट ड्यू के पहले ही वो दे दी, लायबिलिटी है, कल को मांग भी सकता है वो, तो लायबिलिटी है, इसीलिए जो है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट लिखी जाएगी। और मैंने आपको बोला था फंड्स जैसे हो गए, ठीक है, वो भी जो है लायबिलिटी माने जाते हैं। जैसे कि बिल्डिंग फंड आपकी बुक में लिखा हुआ है, एक बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग के लिए फंड जमा कर रहे हैं, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट लिखी जाएगी, ठीक है। कोई भी फंड होगा, जनरल फंड, कोई स्पेसिफिक फंड होंगे, सब के सब इसमें जो है लिखे जाएंगे। जैसे कि एक और मुझे याद आया है यहाँ पे स्पोर्ट फंड, ठीक है, हम ज़्यादातर स्पोर्ट फंड भी कभी कभी बनाते हैं, तो स्पोर्ट फंड आपका जो है लिखा जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो है बैलेंस शीट आपकी हमेशा मैच करेगी, ठीक है। अगर मैच नहीं करती, और हालांकि एनपीओ की बैलेंस शीट मैच नहीं करती, तो बैलेंसिंग फिगर से आपका जो है कैपिटल फंड निकल के आ जाएगा, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर जितने का अमाउंट आपका बैलेंस बच रहा है, लायबिलिटी कम आएगी हमेशा, तो कैपिटल फंड आपका उसमें निकलेगा। और कैपिटल फंड में हमेशा जो है लाइफ मेंबरशिप फीस को ऐड किया जाएगा। आपको लाइफ मेंबरशिप फीस मिलती है, वो भी लायबिलिटी है, तो उसको ऐड किया जाएगा। और प्लस आपका जो है सरप्लस ऐड किया जाएगा, जो कि सरप्लस कहाँ से निकलेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से निकलेगा। डेफिसिट होगा तो माइनस किया जाएगा, ठीक है। फिर आपकी जो है बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। और ज़्यादातर ये हमारा कैपिटल फंड जो है ओपनिंग की बैलेंस शीट से निकलता है। जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे उससे हमें जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो भी लायबिलिटीज़ होंगी बिजनेस की वो यहाँ पे आ जाएंगी, एसेट होंगे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर से लायबिलिटी साइड अगर कम आती है तो कैपिटल फंड निकलता है, उसमें लाइफ मेंबरशिप फीस ऐड होती है और सरप्लस ऐड होता है। डेफिसिट हुआ तो वो माइनस होता है। बस बहुत ईजी टॉपिक है, हमने ऑलरेडी ये सीख रखा है, इसको नोट कर लेंगे आप। एक इलस्ट्रेशन आपकी बुक में दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 6, जिसके अंदर हमें जो है लायबिलिटीज़ और एसेट्स लिखने हैं बैलेंस शीट के अंदर, पहचान के, ठीक है। और पेज नंबर 166 पे गिवन है, आप देख सकते हैं, ठीक है, उसको निकाल लीजिए। इलस्ट्रेशन 6 मैं कराने जा रहा हूँ यहाँ पे। इलस्ट्रेशन 6 यहाँ पे लिखा हुआ कि इंफॉर्मेशन ऑफ 31 दिसंबर 2013, तो लास्ट डेट हमें पता लग गई 31 दिसंबर 2013। फर्म का अगर एनजीओ का नाम पता लग गया तो और भी बढ़िया है। लिखा भी हुआ है कि ऑफ ऑल ग्रीन एवरग्रीन एनजीओ, ठीक है, तो लिख दिया बैलेंस शीट ऑफ ऑल ग्रीन एवरग्रीन एनजीओ का नाम है एज ऑन दिसंबर 31, हमें पूरा लिख दिया। सबसे पहले हमें जो डिटेल्स गिवन है, कैश इन हैंड, कैश हमारा एसेट होता है तो लिख देंगे एसेट साइड कैश इन हैंड 1400। फिर है कैश एट बैंक, तो एसेट है, ये भी लिख देंगे। ये तो हमने ऑलरेडी टॉपिक कर रखा है बहुत ही अच्छी तरीके से, एसेट हमें पता लग जाएंगे 21,800। फिर लिखा हुआ है कि बुक्स, बुक्स भी हमारे एसेट होते हैं, हम बुक्स खरीदते हैं तो बुक्स एसेट होती हैं, तो बुक्स 78,000। एनजीओ के लिए बुक्स जो है वो एसेट होती हैं, ठीक है। फिर फर्नीचर एसेट है 16,000। फिर है कंप्यूटर, कंप्यूटर भी एसेट है हमारे लिए, यानी कि एनजीओ के लिए, तो कंप्यूटर भी जो है एसेट साइड लिखा जाएगा 24,000। फिर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है जो कि आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, और कल को वो इनकम हमें मिलेगी तो एसेट मानी जाएगी, तो इसीलिए इसको भी लिख देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, और इसका जो अमाउंट है 2600 का है। फिर लिखा हुआ है कि फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, भैया एफडी एसेट है हमारा, तो एफडी भी लिख देंगे, 1 लाख रुपीज़ की एफडी एसेट है हमारे लिए, एनजीओ के लिए एसेट है तो एसेट साइड लिख दी। सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 2014, देखिए दिसंबर 13 की डेट है तो मतलब करंट ईयर नहीं है, अगले साल के लिए सब्सक्रिप्शन मिली है तो एडवांस मिली है, एक ऐसी इनकम हमें जो है एडवांस मिल गई तो फर्म के लिए लायबिलिटी होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एडवांस सब्सक्रिप्शन। और कितने की अमाउंट है, 3800 का अमाउंट है। यहाँ पे लिखा हुआ कि रेंट आउटस्टैंडिंग, खर्चा हमारा एक है वो आउटस्टैंडिंग है, भैया देना है तो लायबिलिटी है, रेंट आउटस्टैंडिंग 4,000 रुपीज़। फिर नीचे लिखा हुआ है कि पब्लिसिटी फंड, मैंने आपको बोला था जो भी फंड आएंगे वो लायबिलिटी है एनजीओ के लिए, तो लायबिलिटी साइड लिखे जाएंगे पब्लिक सिटी फंड,
35,000। फिर लिखा हुआ है बिल्डिंग फंड, भैया कोई भी फंड हो, लायबिलिटी है, बिल्डिंग फंड 80,000। ठीक है, सारी हमने लायबिलिटी पहचान ली, सारे हमने एसेट पहचान लिया। हमें क्वेश्चन में डिटेल्स में जो भी लगा एसेट है एसेट साइड लिख दिया, और जो भी लगा लायबिलिटीज है वो लायबिलिटी साइड लिख दिया। ठीक है, तो अभी आपका जो है हमेशा लायबिलिटी साइड मैच नहीं होगी, एसेट साइड बड़ा आएगा, और जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट निकलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल फंड। ठीक है दोस्तों, हमारा जो है एसेट साइड बढ़ा गया 2,43,800, तो दोनों साइड लिख दिया और लायबिलिटी साइड माइनस कर दिया। जो बैलेंस हमारा बचा वो हमारा कैपिटल फंड क्या रहेगा, 1,21,000 हमारा जो है कैपिटल फंड निकला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है बैलेंस शीट बनानी है। ये ऑलरेडी हमें जो है टॉपिक आता है फाइनल अकाउंट में, हमने जो है सीख रखा है इसको, बहुत ही आसान टॉपिक है। अगली वीडियो में हम जो है फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें असली एक हिसाब से बोले मतलब पता लगेगा बैलेंस शीट का और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। ठीक है, इजी क्वेश्चन हालांकि मैं समझा दूंगा तो आपके लिए इजी बन जाएंगे। इजी क्वेश्चन वैसे मैं बोलूँ तो एनपीयू में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होती है और किस हिसाब से उसका जो है सोल्यूशन हम उसको करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि एनआईयूएस में ऐसा कंटेंट आपको मुझे नहीं लगता कि कोई यूट्यूब पे प्रोवाइड करता होगा जिस तरीके से मैं करता हूँ। तो इसी वजह से प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हम भी, हैव अ नाइस डे।